गुड इवनिंग भाई सबको। यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई, लेकिन एज यूजुअल जो असली मूव्स आते हैं एफओएमसी पे वो पॉवल की स्पीच पे आते हैं ना। तो स्पीच हम सुनेंगे, आधा घंटे में शुरू होगी, तब तक देखते हैं अपन। आज भाई मेंबर्स में सब में बोला था 22,000 के कॉल्स ले लिए हैं निफ्टी की एक्सपायरी के आज के। तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है सीधे 3-4 गुना ओपन होंगे, एटलीस्ट वीकली पोजीशन तो मैनेज हो जाएंगी, है ना। तो या तो बहुत बड़ा गैप अप हो तो अच्छा रहेगा, है ना, या फिर पावल की स्पीच के बाद कुछ ऐसा शूटिंग स्टार टाइप कुछ बने, देखते हैं। और बताओ भाई, क्या हाल चाल हैं सबके? कमेंट पढ़ता हूँ आपके थोड़ी देर में। रेट कट की बात अगर कर रहा है फेड तो एक्चुअली अच्छी बात है। रेट कट से ही मूव्स आते हैं। चलो ये आप लोगों से बात कर लिया है। कितने उल्लू जागे हैं? ओ भाई 200 लोग ऑलरेडी आ गए। गजब है यार आप लोग, हैं एकदम पैशनेट ट्रेडर। पॉवल की स्पीच कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो भाई देख लेते हैं क्या लेटेस्ट ट्रेंडिंग है। सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट, कुछ लोग गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं। सब बढ़िया 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 बढ़िया, सब बढ़िया है भाई। पतले हुए जा रहे हैं आप। पतले बोल लो या मजबूत बोल लो, मजबूत। आजकल अच्छा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। पेट्रियन पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है यार। कितने लोगों जिनका नहीं हो पाता यार, इतने मैसेज आते हैं यार, क्या बताऊँ मैं। पेट्रियन क्या करें यार। नहीं नहीं भाई, स्ट्रांग हूँ यार, एकदम गजब स्ट्रांग हूँ मस्त। राधे राधे भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। बेस्ट मंथ ऑफ माई ट्रेडिंग लाइफ, क्या बात है यार। जब आप लोग खुद बोलते हो मज़ा आ जाता है। भाई अपनी पोजीशंस ये सब मत बताओ, नेकेड पुट मुट बिल्कुल मत बताओ। 3.1 लाख प्रॉफिट बुक्ड फाइनली प्रॉफिटेबल इन मार्च मंथ आफ्टर 2 days डाउन। हाँ यार, ये जो मूव आया ना 21,800 750, ये सब प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक यूज़ करके मार्च अभी काफ़ी हद तक रिलैक्सिंग हो गया है। प्लीज़ यूज़ क्रेडिट कार्ड। हाँ यार, पेट्रियन को जिसमें भी दिक्कत हो रही हो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, देख लो यार, है ना। भाई पवल तो एक बहाना है, आपकी लाइव सेशन अटेंड किए नींद नहीं आती। हाँ यार, कल मार्केट अच्छा गिरा था, बहुत लोगों ने बोला सर लाइव आओ यार। क्या बताऊँ मैं, इतने सारे कामों में बिजी हूँ। अब देखो, अब आगे से अच्छा ही होगा, है ना। थोड़ा सा कुछ मसले सुलझा लूँ। चलो यार, अपन बात कर लेते हैं। अभी वैसे तो पावल बात करेगा ही, बट हुआ ये है कि मेन तो मार्केट इसलिए चेयर कर रहा है कि पावल 3 रेट कट की बात कर रहा है ना। 3 रेट कट, तो मार्केट उसको फिलहाल बुलिश ले रहा है ना। अभी चार्ट पे चल के अपन देखते हैं बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, और यील्ड्स वगैरह क्या हैं, डॉलर इंडेक्स क्या है, सब देखेंगे अपन अभी। है ना, चार्ट पे चलते हैं, ज़रा चार्ट सेटअप कर लूँ। हम्म
रेट हाइक तो होने ही नहीं थे, ना कट होने थे, ये तो खैर उसमें कोई सरप्राइज है ही नहीं। अब आगे क्या बोलता है फेड, वो है मेन। और 2% की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन 2% लाना ही है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं अभी तक। मार्केट इसको शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ले सकता है क्योंकि मार्केट रेजिलियंट है, इकोनॉमी रेजिलियंट है, वो सस्टेन कर रही है इतने हायर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव माना जाएगा अनलेस पॉवेल कुछ बोले स्पीच में। आज जब मैंने वीडियो बनाया था सुबह, तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि मैं 21,800 तक के कॉल्स खरीद रहा हूँ, है ना। 21,800, 21,900, 22,000, क्योंकि इवेंट है आज रात में, है ना। तो बहुत बड़ा गैप अप कुछ हो तो वो मूव मिस नहीं करना है ना। तो या तो बहुत बड़ा गैप अप हो, बस निफ्टी 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसा ना रहे। तो अपन चार्ट पे चलते हैं ना, यूएस मार्केट का मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, चार्ट पे ही चलते हैं। देखो, असली मूव पॉवल की स्पीच पे आएगा ना, अभी तो ये सब टाइम पास चल रहा है। फिफ्टी 200 से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखाई है इसने, एसपीएक्स ने, एसएनपी ने। देखते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। भाई कितने लोगों को मैं वीक लग रहा हूँ यार, वीक क्यों लग रहा हूँ यार। मैं बढ़िया सुबह 6 बजे, हाँ मैं थोड़ा रोटी वोटी खाना अब कम्प्लीटली छोड़ दी है, बस प्रोटीन और अच्छी चीज़ें ही खाता हूँ, और काफ़ी लाइट और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। अरे जिम में लोग पागल हो जाते हैं, ऐसी ऐसी उछल कूद मारता हूँ ना मैं। देखते कहाँ से आया है भाई ये। तो अदरवाइज तो इंडिया में ट्रेडिशन है भाई, जब तक ऐसा ना निकला हो ना एक, माँ बोलती बेटा कुछ खाते क्यों नहीं हो। तो सब है यार। सबको रिकमेंड करूंगा, जब भी इंडिया से बाहर जाने का चांस मिले, जिसको जब भी मिले, तो एक बार ज़रूर जाओ, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाइफस्टाइल में ऐड कर लोगे अपनी, है ना। मैंने तो काफ़ी सीखा है यार, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, मोस्टली अच्छी सीखी हैं। हाँ, पीले पीले नैनों से। अरे यार, ये स्क्रीन, हाँ अब ठीक है ना। मैं इसकी रिजेक्शन की बात कर रहा था कि 5200 से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। तो मुझे लग रहा है ये मिडिल फिंगर ना बना दे, और पॉल की स्पीच के बाद नीचे जो भी है एसएनपी का, अगर अपन थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर, तो लाइफ टाइम हाई लगा दिया है जिसने, है ना। और ये जो ट्रेंड है ये बराबर फॉलो कर रहा है, ट्रेंड बराबर फॉलो कर रहा है। ओ भाई या नहीं, एसएनपी में, यूएस मार्केट में ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर काम करती हैं। इंडियन मार्केट तो फुल ऑफ ट्रैप्स। रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, दो चार पकड़ लो बस। तो ये, या तो ये ट्रेंड ब्रेक हो तब कुछ बोला जाए, है ना। कब से चला रहे हैं, अक्टूबर 23 से। अब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट पे इंडियन मार्केट भागा। अगर एसएनपी की रैली देखें हम, 4100 था, वहाँ से लेके 5200 भाई साहब, लगभग 25%। 6 महीने में भाग गया यूएस का मार्केट। तो उस हिसाब से तो निफ्टी रैली कुछ भी नहीं है ना। निफ्टी 19,000 से 22,000, कितना है, 3,000 पॉइंट, तो 15% भागा है
US 25%, हम 15-17%, इतने ही आगे हैं। ये सीन है। काफ़ी स्ट्रेच, एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल यहाँ बनी थी इसमें, है ना। और जब बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनती है जनरली एक ट्रेंड आता है, जैसे कि यहाँ, जैसे कि यहाँ, है ना, और जैसे कि यहाँ। तो ये एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल तो आई है, देखते हैं किस तरफ आता है मूव। इसको अगर हम थोड़े से ADX पे देखें कितना पहुंच गया ADX RSI वीकली। हाय हाय हाय, खूबसूरत। कोविड क्रैश में भी इतना मोमेंटम नहीं जनरेट हुआ था जितना पिछले 6 महीने में हो गया, देख रहे हो आप, है ना। देख रहा है विनोद, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से रिवर्स किया था ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स किया था इसने, ये बड़ा तेज फॉल था। मेरी कॉफ़ी मैं तुझे भूलूंगा नहीं, 2 बजे तक नींद नहीं आनी, अब इतनी स्ट्रांग कॉफ़ी है। तो रेयरली आता भाई S&P में ADX वीकली पर 37.3, रेयर यार, रेयर। जुलाई 22 में जब आया था तब मार्केट ने बॉटम बना दिया था टेम्पररी, कोविड क्रैश में इतना आया था। सिर्फ नवंबर 2000, मतलब 2017 वाला मूव जब कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए थे ना, वो तो खैर हिस्टोरिक था, तभी ये इतना था, ये ज़बरदस्त पहुंच गया था 57 वो। और उसके बाद रिसेशन, उसके अलावा आपको इतनी रीडिंग कहीं रेयरली दिखेगी ना, .com के आसपास दिखेगी। सोचो ये इतना तब पहुंचा था रिसेशन वाले मूव पर, है ना। तो जो भी है, मज़ा तो आने वाला है। फिलहाल इसका टिकर चलने देते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या व्यू है, इसको हटा देते हैं इंडिकेक्स। RSI वगैरह भी देखें यार, देख लेते हैं ना, मिस हो गया थोड़ा सा। RSI S&P पे काफ़ी रिलायबल रहता है वैसे तो, काफ़ी टाइम से ओवरबॉट वाले जोन में ही चल रहा है ना, बट डाइवर्जेंस बनते जा रहे हैं, बड़े लंबे समय से डाइवर्जेंस, दिसंबर से ही। ठीक है, वीकली पर देख लेते हैं। आय हाय हाय, खूबसूरत 77 RSI, ये भी हिस्टोरिक है भाई। 77 जाने कब देखने मिला लास्ट टाइम, यहाँ कोविड, ओ दिसंबर 19, कोविड क्रैश के पहले आया था इतना RSI। ठीक है, उसके पहले वही 2017, उसमें तो काफ़ी ऊपर चला गया था। यहाँ आया था तो यहाँ भी टॉप ही लगे थे, जनवरी 2011। ये बड़ा वाला क्रैश भी 2008 का यहीं से आया था। वीकली पर RSI ओवरबॉट हो जाना बड़ी बड़ी बात होती है ना, तो जो भी है बात बड़ी चल रही है आजकल मार्केट में। हाँ, थोड़ा इलेक्शन का फ्लेवर है, थोड़ा सा तड़का उसमें US मार्केट लगा दिए। ठीक है, इसका टिकर ही लगाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, बाकी चार्ट पे चलता रहेगा। असली मूव इसमें तब आएगा, कब आएगा, जब पॉवेल की स्पीच स्टार्ट होगी, है ना। अदरवाइज डेली कैंडल देखें तो वो इस तरह की बन रही है, इनडिसाइसिव ही बोलेंगे इसको, बट जो भी है लाइफ टाइम हाई लगाया तो उसका सिग्निफिकेंस तो है। अपना गिफ्ट निफ्टी 21,991 जहाँ क्लोज हुए थे वहाँ से कुछ 40-50 पॉइंट ऊपर है। हाँ भाई, कहाँ आप लोग।
300 से ज़्यादा लोग लाइव है 12 बजे। भाई साहब क्या बोलूँ आपको, कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा अच्छा लगता है यार ये फॉलोइंग देख के। आप लोगों के लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ करूँगा ना। मोटिवेशन आप लोग गजब का देते हो यार। वो तो यार मैं लफड़ों में उलझा हुआ हूँ, इन सब से निकल जाऊँ उसके बाद देखना क्या रफ्तार पकड़ूंगा। अरे मज़ा आ जाएगा आपको। भाई नेट शॉट सॉरी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लाइफ टाइम, हाँ लाइफ टाइम हाई लगा दिया भैया। S&P ने भी, डाउ ने भी। ज़रा ये देख लेते हैं यार अपन अपने क्या बोलते हैं, नेस्डेक एनवीडिया ये सब कहाँ है। ये उतने नहीं बढ़े हैं ना, कुछ खास उतने नहीं बढ़े हैं। एनवीडिया हल्का फुल्का ही है सब। कहीं ऐसा यूफोरिया नहीं है दिख रहा है ना, तो कुछ ऐसा तो है नहीं है। बिटकॉइन कल बहुत तेज़ गिरा था, आज बाउंस किया। ये 3-4-5% से कम में बात ही नहीं कर रहा। ट्रेडर्स की जन्नत है भैया बिटकॉइन। जन्नत बोल लो या बहुत लोग बर्बाद भी हुए हैं। मूवी ऐसे होते हैं इसमें। ये नोट करने वाली बात है, आज 10-2 जो कर्व है, यील्ड कर्व, ये 0.4 के ऊपर चल रहा था, ये आज काफ़ी नीचे आया है। ये एक अच्छी बात हो रही है। बॉन्ड मार्केट देख लेते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और लोग भी आ जाएं, है ना। कल के मार्केट का अच्छा व्यू बना लेंगे। क्या होगा, मार्च मंथली एक्सपायरी क्या होगा, कि पावल जो बोलेगा ना अभी रेट कट के बारे में, है ना, इकोनॉमी के बारे में, फ्यूचर फोरकास्ट रेट कट्स के, इन्फ्लेशन के बारे में, मार्केट मूव देगा। ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं। आज यार इंडिया विक्स गिर गया यार। FOMC के पहले बड़ी, थोड़ा सा ये इंडिया विक्स परेशान कर रहा है यार। इलेक्शन आने वाले हैं, 13.5 यार, क्या मजाक है ये। क्या कर सकते हैं, मार्केट ये थोड़े थोड़े ऊपर है, ऑयल थोड़ा नीचे है, कुछ खास एक्शन नहीं। निफ्टी अपना गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा कुछ यूफोरिक मूव नहीं दिखा रहा है ना कि कल कोई बड़ा 200 पॉइंट गैप अप हो जाए। या तो हो जाए तो अच्छा है यार, कि कॉल बहुत अच्छे रिटर्न दे दें, है ना। 50 पॉइंट टाइप्स गैप अप हुआ और गिच पिच। INR विक्स, विक्स नीचे 2%। मूव इंडेक्स 100 के आसपास। यार मार्केट रेडी तो है यार फ्लाइट टेक ऑफ के लिए, किस तरफ लेगा ये देखना है बस। यील्ड्स में कहीं कुछ खास नहीं ना। 2 ईयर यील्ड्स 1% गिरी हैं, बट 10 ईयर यील्ड्स पॉजिटिव हैं। हाँ जनरली ये बियरिश होता है मार्केट के लिए। लॉन्ग टर्म यील्ड्स बढ़ रही हैं, शॉर्ट टर्म्स गिर रही हैं। इमर्जिंग मार्केट के लिए बियरिश होता है, बट देखते हैं। यहाँ कहीं कुछ है नहीं। डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है यार अपना, 103.8। ये 104 के ऊपर था, तो डॉलर इंडेक्स गिरा है अभी। और अपने चुन्नू उल्लू HDFC US में क्या कर रहा है ये 5 मिनट में ही देखना पड़ेगा इसको। ये तो कुछ नहीं, टाइम पास ही कर रहा है, टिका हुआ है ऊपर। और अपना ICC बैंक तो ऊपर है, और इन्फी भी ऊपर है। ठीक है, फिलहाल S&P का टिकर ही लगा देते हैं, देखते हैं। दुर्गेश गुप्ता, भाई नेट शॉर्ट हेज दोनों में पैसा बन रहा, इलेक्शन तक ऐसे ही चलते रहे तो ऑप्शन राइटिंग का टाइम आ जाएगा। हाँ यार, बढ़िया है, आप पैसा बना रहे हो। थोड़ा मूव तो बहुत ही कम दे रहा है मार्केट अभी वैसे। 22,500 से यहाँ तक का 21,800 तक का मूव अच्छा है। मार्च की, एटलीस्ट मार्च की
जो फंसे भी होंगे वो काफ़ी हद तक निकल गए होंगे, हाँ। बट जो असली मूव है वो 21,800 के नीचे आएंगे ना, मैंने वीडियो बना के बोला था 21,800, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मतलब ये सपोर्ट जोन टूटा तो समझो जो लॉन्ग टर्म जो कोविड के टाइम से बुल रन चला आ रहा है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। पिछले अक्टूबर से जो रैली चली आ रही है वो स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन हो जाएगा। 21,800 इतना इम्पोर्टेंट है ना। रेट कट इलेक्शन के बाद होगा, देखेंगे। बिग डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर गैप अप, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हो सकता है कॉल से निकलने का अच्छा मौका दे दे बस। बैंक निफ्टी 47,000 कॉल, ओके। हेज के लिए तो ठीक है, लेकिन नेकेड है तो भैया क्या बोले। I just felt like that there is no market fall in Indian share market because Chicha's lots friend like Vinod Sani। भाई मेरा बॉडी वेट अच्छा है ना, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। भैया नंगे पुट मत लो इवेंट के भरोसे, हमें यहाँ पे कॉल लेना है 22,000 के भैया, कल गैप अप हो जाए तो अच्छा रहे। नंगे कॉल वाले सब निपट गए 22,500 से 21,800 में, सब निपट गए। तो ना नंगे कॉल लो ना नंगे पुट। मान लो कोई बुलिश भी होता ना 22,500 पर, उसने 22,300 200 22,000 के भी पुट सस्ते से कुछ खरीदे होते हैं इस मूव में। लॉन्ग वाले को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो हेज था। तो तरीके से करो भाई, है ना। पॉवेल की स्पीच सुनी जब स्टार्ट हो, अरे होने वाली होगी ना, हो गई होगी। बता देना यार मुझे कब है। FOMC लाइव, हाँ आ गया ना। अब देखो आप मूव्स, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। इसमें आवाज कम आ रही है यार। Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. पॉवेल आते से ही लाल Today, बत्ती। the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. बस ये जिस तरफ भी तोड़ दे बन जाएगा। सुनते हैं भैया चच्चा को। GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Participants generally revised up their growth projections since December, reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 265,000 jobs per month.
The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment rate projection in the S&P is 4.0% at the end of this year and 4.1% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the S&P for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are coming into better balance. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Of course, we're committed to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also mar the policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today,
On this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings, consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability. To conclude, we understand that communities, families, and businesses across the country, everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Steve Leishman, CNBC. Mr. Chairman, the projections show somewhat higher core inflation. अब रिपोर्टर्स के क्वेश्चन सुनना. Somewhat stronger growth. What should we infer from this notion on average? Rates were kept the same this year, but inflation is higher, growth is higher. Does it mean more tolerance for higher inflation and less of the willingness to slow the economy to achieve that target? Well, it doesn't. No, it doesn't mean that. What it means is that we've seen incoming, as I pointed out in my opening remarks, we did mark up our growth forecast, and so have many other forecasters. So the economy is performing well, and the inflation data came in a little bit higher as a separate matter. I think that caused people to write up their inflation, but nonetheless, we continue to make good progress on bringing inflation down, and so. Well, just to follow up, when you say that you're willing to either maintain the rate for longer, what is the tolerance of the Federal Reserve for inflation coming in above its 2% target? We're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time. That is our goal, and we will achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that, because that's what will happen over time. But we stress over time, and so. I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we'll bring it about. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from Washington Post. Thanks for taking our questions. You and others have been saying that relief on housing inflation is coming, but it still hasn't shown up meaningfully in the CPI or the PCE. Does that challenge your assumption about when the shift will finally break through, since it hasn't at that point? So I think there's some confidence that the market rents, lower market rent increases that we're seeing will show up in measures of housing services inflation over time. There's a little bit of uncertainty about when that will happen, but there's real confidence that they will show up eventually over time. But again, uncertainty about the exact timing. And will you be able to get overall inflation down to target if housing doesn't break through quickly, and does that affect the timing for this year? We'll get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're going down perhaps not as quickly as they have been earlier this year. Our housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen. And where non-housing services will move back down. Some New highs. Those three things, and it may be different from the combination we had before the pandemic, will be achieved, and will bring inflation back down to 2%. गैप अप बड़ा हो जाएगा. Nick Timros of the Wall Street Journal. Chair Powell, during the congressional testimony this month, you said that your test for making the first change to interest rates does not require you to be terribly comfortable that inflation is at 2% because interest rates are well above neutral. At the same time, you said here after the last meeting that the first cut is highly consequential. Can you reconcile these views for me? If rates are well above neutral, why would the first cut be highly consequential? Is that because you anticipate one cut
would be followed by one or two more along the lines of the recalibration you made in 2019, which itself was modeled on the mid-cycle adjustments of 1995. It's more, I would put it more in the context of what I said in my opening remarks, that the risks are really two-sided here. We're in a situation where, you know, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back. And if we ease too late, we can do unnecessary harm to employment and you know, people's working lives. And so, you know, we do see the risks as two-sided. So it is consequential. We want to be careful. Unfortunately, with the economy growing, with the labor market strong, with inflation coming down, we can approach that question carefully and let the data speak on that. That's really what I was thinking. We've seen so far this year, do you chalk up to one-off calendar adjustment effects while in a period of high inflation versus some change in the trend we saw in the second half of last year? I want to start by saying I always try to be careful about dismissing data that we don't like. So you need to check yourself on that. And I'll do that. But I would say the January number, which was very high, January CPI and PCE numbers were quite high. There's reason to think that there could be seasonal effects there. But nonetheless, we don't want to be completely dismissive of it. The February number was higher than expectations, but कल नंगा बियर फिर currently निपटेगा well below 30 basis बहुत गंदा points core PCE, which is not terrible. So it's not like the January number. But I take the two of them together, and I think they haven't really changed the overall story, which is that of inflation moving down gradually on a sometimes bumpy road toward 2%. I don't think that story has changed. I also don't think that those readings added to anyone's confidence that we're moving closer to that point. But you know, we didn't. The last thing I'll say is we didn't excessively celebrate the good inflation readings we got in the last 7 months of last year. We didn't take too much signal out of that. What you heard us saying was that we needed to see more, that we could, you know, we wanted to be careful about that decision. And we're not going to overreact as well to these 2 months of data, nor are we going to ignore them. Hi, yes, Chair Powell. Could you speak a little bit more about the timing? Is there enough data between now and, say, May to be able to get the kind of confidence that you say that you still need, or by June, is there enough data for you? Just give us a sense of your thinking there. Thank you. Yeah, so we make decisions meeting by meeting, and we didn't make any decisions about future meetings today. Those are going to depend on our ongoing assessment of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risk. So I really don't have anything for you on any specific meeting looking forward. We'll take, you know, things can happen during an intermeeting period if you look back. Unexpected things, so I wouldn't want to dismiss anything. So I just would say that the committee wants to see more data that gives us higher confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. I also mentioned, and we don't see this in the data right now, but if there were a significant weakening in the data, particularly in the labor market, that could also be a reason for us to begin the process of reducing rates. Again, I know there's nothing in the data pointing at that, but those are the things that we'll be looking at coming meetings, and without trying to refer to any specific meeting. Hi, Chris Reaver, Associated Press. Thank you. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter point higher rates projected in 2025, 2026. Can you speak about what might be behind that? Is there a real sense here that the economy has perhaps changed in some way, that higher rates will be needed in the future? Thank you. So you're right, they're pretty modest changes, but you're right, there was an uptick in the longer run rate, and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question, I don't think we know that. I think we think that rates were generally low during the pre-pandemic, post-global financial crisis era
for reasons that are mostly, important, slow-moving, large things like demographics and productivity and that sort of thing, things that don't move quickly. But I don't think we know. I mean, my instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw, where all around the world there were long-run rates that were at or below zero. In some cases, I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that. Great, and just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already at, or you mentioned it being 2.8 in February. Well, that doesn't sound like much disinflation at all. So are you still confident? Or at the last press conference, you sounded pretty optimistic you would get more confidence at the end of this year. Is it right to say that this suggests you're not seeing a lot of disinflation this year compared to what we've seen 2023 and so forth? I think that higher year-end number reflects the data we've seen so far this year, because you're now in this year. So I think that. Sorry, say your last part of your question again. I think if you look at the S&P, what it says is that it is still likely in most people's view that we will achieve that confidence and that there will be rate cuts. But that's really going to depend on the income data. It is. The other thing is, in the second half of the year, you have some pretty low readings, so it might be harder to make progress as you move that 12-month window forward. Nonetheless, we're looking for data that confirm the kind of low readings that we had last year, and give us a higher degree of confidence that what we saw was really inflation moving sustainably down 2%, toward 2%. Gina Snow, the New York Times. 2% पड़ा है भैया, 2% ला के ही रहेगा इन्फ्लेशन. That a weakening in the labor market would be a reason to potentially cut rates, or at least a consideration in making a rate cut. Would continued strength in the labor market be a reason to hold off on rate cuts? And just in general, if labor supply continued to rebound in 2024 the way it did in 2023, what would stronger hiring and possibly stronger growth mean for the path forward on policy? Yeah, so if what we're getting is a lot of supply, a lot of demand, and that supply is actually feeding demand because workers are getting paid and they're spending, and that's, what you would have is potentially kind of what you had last year, which is a bigger economy where inflationary pressures are not increasing. In fact, they were decreasing. So you can't have that if you have the continued supply side activity that we had last year, with both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts? No, not all by itself. No, I mean we saw last year very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason, for us to be concerned about inflation. Hi, Chip. I'll deal with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now, and in particular, do you view the kind of easing of financial conditions since the fall as consistent and compatible with what you're trying to achieve on the inflation mandate? So we think there are many different financial conditions indicators. You can kind of see different answers to that question, but ultimately we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand cooling off a little bit from the extremely high levels. And there I would point to job openings, quits, surveys, the hiring rate, things like that are really demand. There are also supply side things happening, but I think those are demand side things happening. We saw, that's been a question for a while. We did see progress on inflation last year, significant progress, despite financial conditions sometimes being tighter, sometimes looser.
Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. Can you give us more color on how the committee is thinking about inflation dynamics now? What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle, in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecast? So I see the committees looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying, we're just going to have to see what the data show. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? We tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime, the economy is strong, the labor market is strong, inflation is coming way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence, but I would say that the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what we still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now. We've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are there more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately, prematurely. Thank you, Mr. Chairman. Edward Mullins, Fox Business. I wanted to ask you, you received a letter from, the Federal Reserve, this independent body, understanding Congress has oversight over that. You received a letter from Senators Elizabeth Warren and Sheldon Whitehouse that said, calling on you to lower interest rates, to cut interest rates, because it says, quote, the potential that it may remain too high for too long has halted advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Well, first of all, I respect in our system of government, it is Congress that has oversight responsibility over the Fed. We place a tremendous amount of importance on our engagements with Congress and always treat them with great respect. In this case, I would say those are, our mandate. Our mandate is for maximum employment and price stability, and the other things that we do, and that's what we're trying to accomplish. We're trying to do that in a way that sustains the strong growth we're seeing, the strong labor market we're seeing, but allows us to make further progress with inflation. That's how we can best serve the public and leave the other issues, which in many cases are incredibly important, such as those you mentioned, leave those to the people who have responsibility for those. There's another letter from 2011 saying that the higher rates are squeezing the working people. How do these letters affect what you guys are doing policy-wise? We receive these letters with respect, and we write careful responses and address concerns. We listen, again, because we're talking to the people who, in our system of government, have oversight over our activity. So but at the end of the day, we take that on board, but we have to make our judgments and we have to stick to our knitting, which is maximum employment, price stability, supervise and regulate the banks,
work on the payment system, the things that we do. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for the opportunity to ask a question. As chair of the FOMC, would you want to see unanimity on the committee or something close to it, meaning no more than one dissent before you begin cutting rates? Thank you. We're a very consensus-oriented organization, and we do try to achieve consensus and ideally unanimity. People do dissent. It's something that happens. Life goes on, and it's not a problem. We've always had dissents, and so you respect thoughtful dissents very much. It's like you may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have long opposed, just to understand that book. So I treat dissents with real respect as well. Simon Minovich with The Economist. Can you hear me? Yes. Oh, great. Obviously, inflation is some ways away from target. Unemployment, though, if you look at the projection for the full year, 4.0%. In February, we were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you concerned at all that, notwithstanding the very strong jobs growth, that fact there may be some cracks appearing in the employment market? You talked about a significant इसने सही deterioration क्वेश्चन in the market being पूछा a है. condition for easing rates. What would constitute that in your books? Thank you. So we, of course, monitor these. One of our two goal variables. We all monitor the labor market very, very carefully, and I don't see those cracks today. And we follow all the possible stories that are out there about there being cracks. But the overall picture really is strong labor market. The extreme imbalances that we saw in the early parts of the pandemic recovery have mostly been resolved. You're seeing high job growth. You're seeing big increases in supply. You're seeing strong wage growth, but wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, the things are returning more to their state in 2019, which we can think of as normal for this purpose. That's job openings and quits, and surveys of workers and businesses are always interesting on this. How easy it is to find a job, how easy it is to find a worker. Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. But you do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it. Of course, initial claims are very, very low, and if anything, tracked down a little bit. So watching it carefully, don't see it. And when I say something, I use the term unexpected weakening of the labor market. So, we do expect the unemployment rate to, the forecast is that it would move up, I think, closer to what we see as the longer run sustainable level. That's just people's forecasts, individual forecasts. But we're talking about something that's unexpected. That's where I'll leave it though. Steve Matthews with Bloomberg. You mentioned at the beginning of the press conference that the committee thought it might be appropriate to slow the pace of asset runoff fairly soon. I'm wondering, when you say fairly soon, does that mean that the committee would meet about this again in May, and a decision could be reached that soon? And I was wondering if you could also just describe the scope of what the committee is discussing here. You're at $95 billion of caps right now. Would that be cut about in half or something in that nature? Thank you. So that is what we're discussing essentially and we're not discussing many other balance sheet issues. We will discuss those in due course, but what we're really looking at is slowing the pace of runoff. There isn't much runoff among MBS right now, but there is treasuries, and we're talking about going to a lower pace.
I don't want to give you a specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea. That's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer run plan, गैप is अप है that भैया कल we तो would गैप actually be able to get to a lower level because we would avoid the kind of frictions that can happen. Liquidity is not evenly distributed in the system, and there can be times when, in the aggregate, reserves are ample or even abundant, but not in every part. And those parts where they're not ample, there can be stress, and that can cause you to prematurely stop the process to avoid the stress, and then it would be very hard to restart. We think so. As something like that happened in 19, perhaps. So that's 22,000 कॉल रॉकेट structure. And 21,921 words that we use to mean fairly soon. Be a discussion about returning to an all treasuries balance sheet at some point. So that our longer run goal is to return to a balance sheet that is mostly treasuries. I do expect that once we're through this, we'll come back to the other issues about the composition and the maturity and revisit those issues. But it's not urgent right now. We want to get this decision made first, and then we can, when the time is right, come back to the other issues. Hi, Victoria Guido with Politico. Also on the balance sheet, can you talk a little bit about how the outlook for the banking sector might impact your balance sheet plans? Do you worry that as deposits start to shrink that we could see more turbulence? We'll be watching carefully, but one of the reasons we're slowing down, we will soon enough, fairly soon, I should say, slow down, is that we want to avoid any kind of that turbulence. I wouldn't think particularly about banking sector turbulence, but we have some indicators. The last time कल 22,000 आराम से दिखना चाहिए, है ना? कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, सुन लेते हैं पहले इसका स्पीच, फिर बनाते हैं अपनी व्यू. At the end of that tightening cycle where we wound up in a short reserve situation, and we don't want to do that again. And I think now we have a better sense of what are the indicators. It wasn't so much in the banking system as it was around, for example, where federal funds is trading relative to the administered rates, and where secured rates are relative to the administered rates, those sorts of things. We will always be watching the banking system for similar signs. Is it also because you're not sure exactly how the reserve supply will react once the overnight reverse repo facility, drops near at zero? Well, I think we broadly think that once the overnight repo stabilizes either at zero or close to zero, that as the balance sheet shrinks, we should expect that reserves will decline pretty close to dollar for dollar with that. That's what we think. Hi, Chair Powell, Jean Young with M&I Market News. I wanted to ask also about the balance sheet. Will you said that starting the taper sooner could get you to a smaller balance sheet size. Does that mean you don't have to make a decision on when to end QT at this point? And will you be setting up the process for deciding that sooner, or will you wait until we're close to the end? So it's sort of ironic that by going slower you can get farther, but that's the idea. The idea is that with a smoother transition, you'll run much less risk of kind of liquidity problems, which can grow into shocks and which can cause you to stop the process prematurely. So that's where, in terms of how it ends, we're going to be monitoring carefully money market conditions and asking ourselves what they're telling us about reserves. Are they, right now we would characterize them as abundant, and what we're aiming for is ample, and which is a little bit less than abundant. Yeah. So there isn't there's not a dollar amount or a percent of GDP or anything like that. We think we have really pretty clear understanding of that, and we're going to be looking at 50 पॉइंट ऊपर हो गया अपना गिफ्ट निफ्टी. what's happening in money markets
in particular, there are a bunch of different indicators, including the ones I mentioned, to tell us when we're getting close. Then, though, you reach a point ultimately where you stop allowing the balance sheet to run off. But then, from that point, there's another period in which non-reserve liabilities grow organically, like currency, and that also shrinks reserves at a very slow pace. So you have a slower pace of runoff, which we'll have fairly soon. Then you have another time where you effectively hold the balance sheet constant and allow non-reserve liabilities to expand, and then that ultimately brings you ideally in for, brings it into a nice easy landing, and a level that is above what we think the lowest possible ample number would be. We're not trying for that. We want to have a cushion, a buffer, because we know the demand for reserves can be very volatile. And we don't want to, again, find ourselves in a situation where there aren't reserves, we have to turn around and, buy assets and put reserves back in the banking system the way we did in 2019-20. Hi, Nancy Marshall Genser with Marketplace. Chipel, you said you're waiting to become more confident that inflation is getting to your 2% goal before you cut rates. Can you just sum up more specifically what data you're looking at that would give you that confidence? Sure. So most importantly, we're looking at the incoming inflation data and the contents of it. So that'll be, and also the various components. So obviously that's where we're more confidence that inflation is coming down sustainably toward 2%. Of course, we'll also be looking at all the other things that are happening in the economy. We'll look at the totality of the data, including everything essentially, as we make that assessment. But the most important thing will be the inflation data coming. The things that you would give more weight to, like wages. Wages is one thing. We don't. Our target is not wages; it's really inflation. We would look to the fact that wages are still coming in very strong, but they've been wage increases. That's to say, wage increases have been quite strong, but they're gradually coming down to levels that are more sustainable over time, and that's what we want. We don't think that the inflation was not originally caused. We think, I don't think, mostly by wages. That wasn't really the story. But we do think that to get inflation back down to 2% sustainably, we'd like to see, continuing gradual movement of wage increases at still high levels, but back down to levels that are more sustainable over time. कल अपना लोकल ट्रिगर भी है एसबीआई का, है ना, एसबीआई की रिपोर्ट जिगजैग रहेगा कल मार्केट. Was there that sense of maybe it's smart to wait? Thanks. I guess I'd put it this way. If you look at the incoming inflation data that we've had for January and February, I think very broadly that suggests that we were right to wait until we're more confident. So I think I didn't hear anyone dismissing it as not information that we should look at. So generally speaking, it does go in the direction of saying yes, it's appropriate for us to be careful as we approach this question. Thanks, Chair Powell. Brendan Peterson with Punchbowl News. I wanted to ask you about central bank digital currency stuff. We've been hearing a lot from Republicans in Congress about what the Fed is or isn't doing in a digital dollar. But folks, I know you have said to Congress that you are going to wait for approval before the Fed does anything, launches anything. But folks like House Majority Whip Tom Emmer have said that the Fed is either actively researching or hiring personnel to study the implications of the CBDC. Can you give us any clarity on what the Fed is doing right now on a digital dollar? Sure. So I think we've been pretty transparent on this, but I'll try harder. So we
we are not getting ready to, we haven't come to a conclusion that we should propose or anything like that, that Congress consider legislation to authorize the digital dollar. And it would take legislation by Congress, signed by the president, to give us the ability to do what we think of as a CBDC, which is really a retail CBDC with the public. So we're just a long, long way from that. What we are doing, and I think what every major central bank is doing, is we're trying to stay in the frontiers of what's going on in digital finance. And it has many, many different areas. It has applications in wholesale finance, in the payment system. And so we need to serve the public. These issues have become very front runner in the last 5 or 6 years. We need to be knowledgeable about all that. So we actually do have people trying to understand things that are, but it's wrong to say that we're working on a CBDC and we've secretly got a letter here, we've got one, we're just going to spring it on Congress at the right moment. We don't. I haven't at all in my own mind. बोर करा दिया पावल ने I think आज. this is something you should be doing. I just think it's something we need to understand. We do have people who are keeping up with that as part of the broader payments landscape. That's how I would characterize it. सवाल भी ढंग के नहीं पूछ रहे लोग. Thank you. It's Mark Hamrick with Banknifty. Mr. Chairman, April 27th will mark the 13th anniversary since the Fed chairman began holding regular news conferences. How important has that higher transparency been in your view, both for the proper functioning of the central bank, also in accomplishing your mission? And is there more that you and your colleagues can do on the transparency front? And what might that look like? I generally think this movement actually started, 30 years ago, when some academics posited that a more transparent central bank, if the public understands your reaction function, the markets will do your work for you. They'll react to the data. And so it all happens that way. And so there's been a march toward greater and greater transparency. And that certainly Chairman Bernanke advanced that, so Chairman Greenspan did, Chair Yellen did. And so... Sorry यार बहुत नींद आ रही है. So 5 बजे का उठाऊं. So now every meeting really is live now. I think that's a good innovation. I wouldn't want to turn it back. We also done a bunch of other things. We have an annual supervision report, financial stability report. There's a long list of things that we've done. I think nothing comes to mind as really desperately in need of doing at this moment. We're very transparent. We have no shortage of FOMC participants speaking to the public through the media. And so that channel is full, I would say. So I think it's generally broadly helped and made things better, but not every day and in every way. Well, to follow up, has there ever been a day where you wanted to put that genie back in the bottle so lot? Of course not. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schomburg with Yahoo Finance. Not to harp too much more on confidence and inflation, but you did say earlier in this press conference that the recent inflation data hasn't raised anyone's confidence. But when you testified before the Senate a couple weeks ago, you told lawmakers that you are, quote, not far from receiving the confidence needed on inflation to begin cutting rates. So are you still of that belief or not? What are we to take by those words, not far? So let me say my main message at that in those 2 days of hearings was really that the committee needs to see more evidence to build our confidence that inflation is moving down sustainably toward our 2% goal. And we don't expect that it will be appropriate to begin to reduce rates until we're more confident that that is the case. I said that any number of times. So those were kind of the main part of the message. We repeated that today in our statement. I also, to the language you mentioned, I really pointed out that we had made significant progress over the past year. And what we're looking for now is confirmation that that progress will continue. We had a series of inflation readings over the second half of last year that were really much lower. We didn't overreact, as I mentioned, but that's what I had in mind. But given that you said that
PCE for February of 2.8%, the estimate, and that we have been seeing PCE, core PCE coming down by 10% every month. I mean, wouldn't you be at about 2.4% this summer, June, July, to a point where you could cut them? Well, we'll just have to see how the data come in. We would, of course, love to get great inflation data. We got really good inflation data on the second part of last year. Again, we didn't overreact to it. We said we needed to see more, and we said it would be bumpy. And now we have January and February, which I talked about a couple of times. So, we're looking for more good data, and we would certainly welcome If you had stocks, you didn't want this to end. Like from New York City this afternoon. चलो ये पावल तो गए, टाटा बाय बाय। Let's start with the scores. All-time highs on the S&P 500, positive by 0.8%. On the Nasdaq at 1%. सारी चीजें पॉजिटिव बोली है ना, सब पॉजिटिव। जरा बॉन्ड मार्केट देख लेते अपन, है ना, क्योंकि अभी तो यूएस में थोड़ा क्लोज होने में भी टाइम है। और अपने ये दोनों चुन्नू गुल्लू भी अप है ना, 1% तो कल बैंक निफ्टी 500 अप तो समझ लो आप आराम से रहेगा। और निफ्टी 22,000 टच कर देना चाहिए, 22,000, 21,950, 22,000 यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक सकता है ना। बट ये क्लोज होते होते ये और 20-30 पॉइंट बढ़ जाए तो फिर तो ये कॉल सीधे ही खुलते से ही, मतलब 22,000 कॉल तो कुछ भी रिटर्न हर कुछ दे सकते हैं ना। आज बिल्कुल एकदम कौड़ी के दाम में मिल रहे थे 22,000 के कॉल। कितने लोग कॉल लेके गए ज़रा कमेंट करके बताओ, अभी पढ़ता हूँ। जो भी है ना, मतलब नेट लॉन्ग वाले भी, नेट शॉर्ट वाले भी, कौन से कॉल्स हैं आप लोगों के पास, कौन से कॉल्स हैं ये बताओ। कल जो है यही बढ़ेंगे। मैं गैप अप में तो ये खेल कर ही देंगे, बाकी तो जो होगा वो होगा। निफ्टी की एक्सपायरी है तो बाईस हजार का कॉल आई थिंक आज कितना 15-20 ही चला मोस्टली पूरे दिन भर, है ना। ये कल 50, 60, 70, 100 भी हो सकता है। ये तो भाई क्लियर डिसाइसिव है ना, FOMC ऊपर ही है मार्केट, है ना। ना कमेंट्री में कुछ ऐसा नेगेटिव जैसा अभी तक सुना कुछ, और ना तो और रेट कट की बात भी, फ्यूचर प्रोजेक्शन बताया रेट कट होगा, लेकिन वो 21 वजह से होगा ये नहीं है ना, मतलब कहीं कुछ पैनिक आता है उस वजह से रेट कट हो या नॉर्मली हो, बट मार्केट उसको रैली करता है कि हाँ भाई ये लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। फिलहाल तो पॉजिटिव ही है। नहीं, स्टॉक्स देख लेते हैं, ये सब बड़े तो हैं, है ना। एनवीडिया ज़्यादा नहीं बढ़ा है एक्चुअली। जब सस्टेनेबल मूव होते हैं ना और बड़े मूव आने होते हैं तो एनवीडिया लीड करता है। आज एक्चुअली सबसे लो परफॉर्मर है। शंकर कुंडू 22,000 CE और 21,800 P। 22,000 CE तो चल जाना चाहिए कल, 22,200 थोड़ा दूर का है। लास्ट ओवर में SBI, हाँ यार लास्ट सेकेंड हाफ में रैली आई है। बिग प्लेयर्स को पता रहता है यार सब, है ना, इसीलिए मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था 21,700, 750 ऐसा कुछ चल रहा था भैया। जो भी वो नो कॉम्प्रोमाइज विथ रिस्क मैनेजमेंट। कम से कम वीकली तो निपट जाएंगी कल कॉल्स में। सर 21,950 CE, तो ये आपका 21,950 CE कल 50-200 तो आराम से मिलना चाहिए, खुले गई उतने पर, मतलब अगर यूएस यहीं ऊपर ही रहता है तो। लाइफ टाइम हाई पर है तो नीचे की तो। और कल यार देखो, कल मेन है ये तो गैप अप तो ओपन होगा, है ना, अगर यूएस यहीं ऊपर ही रहते हैं, लेकिन अपना लोकल ट्रिगर है कल, है ना। SBI की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट
है ना, वो वहाँ से कुछ निकला तो फिर मार्केट कुछ नहीं देखेगा यूएस यूएस, है ना। तो कल मार्केट ऐसा हो सकता है, गैप अप ओपन नीचे वो मतलब जिगजैग, है ना। निफ्टी एक्सपायरी मूव है तो इंट्राडे, एक्सपायरी है तो इंट्राडे तो ज़बरदस्त दोनों साइड मुँह को मिलने चाहिए। चलो आप लोगों को क्या क्वेश्चन है पूछ लो, 1 बज रहा है यार, 1 बज रहा है। कितने लोग हैं अभी भी? ऑलमोस्ट 300 लोग हैं भाई साहब, गजब लोग हो सब के सब। टाटा पावर भैया छोड़ो, पावल चच्चा तो पक्का कलाकार निकला। अरे पावल चच्चा ठीक है। 28 मार्च एक्सपायरी, 22,000 पी, 21,800 सी बोथ। 21,800 सी तो कल अच्छा चल जाएगा। पहले कौन सा एग्जिट करूं यार, ये मैं आपकी जगह होता, 21,800 सी है मेरे पास भी, लेकिन 28 मार्च के नहीं है, कल की एक्सपायरी के हैं। तो गैप अप ओपन पर कॉल मेरे अगर 3 to 5x हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली निकल जाऊंगा। पुट का कॉस्ट कवर हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं बनाना, लॉस को कम से कम रखने की कोशिश करना है, बस इतना ही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है, वो जो ट्रिगर है, तो कॉल्स में जो प्रॉफिट मिले वो छोड़ना नहीं है ना। तो मैं तो जहाँ तक होता हूँ सुबह 22,000 निफ्टी टच करे कॉल से एकदम ऐसे हाथ धो के, बढ़िया थैंक यू, है ना। उसी पैसे से कोई नई पोजीशन बना था। 22,000 सी कल अच्छा चल जाना चाहिए, आज 15-20 ही चला पूरे दिन, है ना, 20 के आसपास ही रहा था। तो कल ये 3 गुना तो पकड़ ही लो आराम से, गैप अप ही होगा। रेजिस्टेंस भाई अपने मार्केट पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, तो ना फिलहाल तो यही मान लो यार, ये जो कैंडल का लो है ना और ये कैंडल का हाई, दोनों लगभग सेम ही आ रहा है, 21,970। इवन कल का जो मतलब आज का जो सेशन है, मतलब कल का जो लेटेस्ट सेशन है ना, इसका हाई कितना, 21,930। ये सब हाईज जो है रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए, और ये तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। कौन सा जोन, यहाँ पे देखिएगा ये वाला, है ना। इसीलिए मैं कॉल्स एटलीस्ट 21 मार्च की कॉल जो है उनसे तो भैया कल निकल ही जाऊंगा। ये भी नहीं बल्कि थोड़ा और ऊपर, नहीं जोन है ये पूरा। हाँ इसको इधर से करते हैं, ये पूरा जोन पकड़ लो यहाँ से यहाँ तक, ना ये सब रेजिस्टेंस काम करेगा, मतलब 21,900 से 22,050। 100-150 पॉइंट की रेंज पे कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना। इसी ने जो सपोर्ट 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना। तो इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आएगा मार्केट 22,000 के जितने पास आए, मैं कॉल से निकल जाऊंगा कल की एक्सपायरी का। 28 मार्च के मुझे लगता है शायद होल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि यूएस अगर आज ऊपर ही रहता है, ऊपर ही क्लोज होता है, तो फॉलो थ्रू भी आएगा, है ना, आना चाहिए, लाइफ टाइम हाई पर है। तो हो सकता है 28 मार्च वाले कॉल चल जाएं। अच्छी बात ये हुई है डिप में, 21,800 के डिप में, कि पुट्स जो थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक अप्लाई करने का मौका मिल गया। फंसे हुए थे जहाँ जहाँ से, वहाँ से सबसे निकल गए, है ना। और कॉल इतने सस्ते मिल गए कि अब मार्च में अगर 23,000 आ जाता है या इवन 22,500 भी आ जाता है तो ओके है, क्योंकि कॉल इतने सस्ते मिल गए ना। बर्बाद कौन हुए, नंगा बुल 22,500 से 21,800 में साफ। बर्बाद कौन हुआ कल, नंगा बियर, है ना। और अगर मार्केट रैली करता है तो ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कल गैप अप सस्टेन करेगा क्या? देखें भैया आप लोगों की क्या ओपिनियन है, एक पोल करता हूँ, क्योंकि कल एसबीआई सुप्रीम कोर्ट ये भी ट्रिगर है,
will the gap up tomorrow in Nifty sustain? तो फर्स्ट ऑप्शन यस, गैप अप एंड रैली, है ना, मतलब गैप अप तो हो गई, उसके बाद रैली भी। दूसरा ऑप्शन गैप अप एंड रेंज बाउंड, और तीसरा ऑप्शन गैप अप फॉलोड बाय सेलिंग। देखें ये आप लोगों की क्या ओपिनियन है। यूएस तो आज ऊपर ही क्लोज होंगे, कोई इसमें सब वैसे आवरली पे जब इतना आ जाता है ना आरएसआई, तो फिर एक डिप देता है यार, रैली रुक जाती है एटलीस्ट ना। एसएनपी पे अगर देखो आप तो हो सकता है आज ऊपर, थोड़ा कल ऊपर, उसके बाद एक ठीक ठाक डिप, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड लग रहा है मार्केट आवरली पर यूएस का। वोट करो भाई सब लोग, पोल पे देखते हैं मन, जो भी है भाई साहब बढ़िया है। 1 मंथ में आने वाला है ये। कोविड क्रैश भी यहीं से हो गया था, आरएसआई मंथली इतना ही था। आज तीनों इंडेक्स बराबर बढ़े हैं, डाउ जोन्स 1%, एसएनपी 0.9, नैस्डैक 1%, तीनों बराबर है। नहीं तो लैग रहता था डाउ जोन्स और नैस्डैक में बड़ा। डॉलर इंडेक्स क्रैश, डॉलर इंडेक्स ½ % नीचे। यील्ड्स देखें कुछ, यील्ड्स में क्या सीन है। अब 10 ईयर भी रेड में आ गई और 2 ईयर तो जम के क्रैश, लगभग 2%। ये कर्व, यील्ड कर्व कितना हो गया, 0.33, है ना। ये एक मेजर चेंज है जो आज हुआ है। 35% बोल रहे हैं गैप अप एंड रैली, और 40% बोल रहे हैं सेलिंग हो जाएगी गैप अप के बाद। क्या बात है यार, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। 41% बोल रहे हैं गैप अप, उसके बाद सेलिंग, है ना। मतलब काफ़ी लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डंडा चला सकता है कल, है ना, क्योंकि वही ट्रिगर है भाई, और कुछ तो है नहीं। गैप अप देन डाउन। सर्कल निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन किया था एक ही बार में, जनरली बियर ट्रैप हो सकता है। देखो 21,900, 21,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो तो ब्रेक किया था, ठीक है। इंट्राडे में इनफैक्ट जो 21,780, 800 वाला जोन है सपोर्ट, वो भी ब्रेक किया था, लेकिन स्टॉप लॉस उड़ा के लॉन्ग वालों के क्या किया आज मार्केट ने। देखो आप मजे की बात देखो, आज मार्केट ने किया क्या, अपने निफ्टी ने, चार्ट पे दिखाऊं तो मजा आएगा, लेकिन इसको ओपन कर देते हैं, 15 मिनट पे करते हैं, 15 मिनट पे, ये थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेगा, 1 आवर, ठीक है। अब आपको देखिएगा ये जोन इम्पोर्टेंट है ना, और 21,780, 800 के आसपास अपन ने, इसका पुराना रेजिस्टेंस है ना, लगभग यहाँ पर, है ना। पिछले सारे रिवर्सल यहीं से आते थे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे, मतलब ये रेजिस्टेंस काम करता था। तो इसके नीचे
बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। ये जो कैंडल है ना, ये पर्टिकुलर कैंडल, ये वाली, ये देखिए, इसने स्टॉप लॉस खाए हैं सारे आज। लॉन्ग वालों के स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया और कल गैप अप ओपन। तो बुल की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, नंगे बुल की, स्पेशली स्टॉप लॉस वाले बुल की, है ना। सबको उड़ा उड़ू के मार्केट कल गैप अप ओपन, ये सीन है भाई साहब। इसलिए हेज रहना ठीक है ना। मार्केट स्विंग दे रहा है और इलेक्शंस तक देता रहेगा। जितनी बड़ी रैलियाँ है उतना मज़ा आना चाहिए। भाई एफओएमसी में सब कुछ पॉजिटिव है। रेट कट भी होंगे बढ़िया, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज गुड, है ना। रिसेशन की तो आज किसी ने शायद सवाल तक नहीं पूछा, है ना। तो सब कुछ बढ़िया है, हरा हरा है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव बोला जा सके। टुमारो फ्लैट और गैप डाउन विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गैप अप विल बी सेलिंग अगेन। गैप डाउन और फ्लैट का तो गुंजाइश दिख नहीं रही। गैप अप पे देखेंगे क्या हुआ। सब लोग बोल रहे हैं गैप अप रियली, गैप अप एंड रैली, गैप अप एंड डिप एंड देन रैली। हाँ, ये भी हो सकता है, गैप अप, एक डिप और फिर प्रॉपर रैली। मुझे तो मार्केट का कल जिगजैग लग रहा है। जिगजैग मतलब ऊपर भी नीचे भी, है ना, क्योंकि अपना डोमेस्टिक ट्रिगर भी है। और क्योंकि गैप अप अगर अच्छा खासा ही होता है, 100-150 पॉइंट, तो हम फैक्टर इन कर लेंगे ये, है ना। और उससे बड़ी बात कि हमने जिस तरह से ब्रेक डाउन किए हैं निफ्टी पर, है ना, ये इतने शार्प फॉल, तो इतनी आसानी से भी नहीं बढ़ेगा। और बड़ा तो शॉर्ट कवरिंग वाली खतरनाक रैली आई। जो भी है, कल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, है ना। गैप अप पे मौका भी मिलेगा। जो लोग पोजिशनल कॉल्स हेज लेके बैठे हैं या नेट लॉन्ग में थे, है ना, तो गैप अप पे तो मौका मिलेगा ही। वहाँ से देखेंगे क्या है, बट दोनों तरफ स्विंग मिलने चाहिए कल, है ना, क्योंकि अपने लोकल ट्रिगर्स भी हैं। एच डी एफ सी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पे है, कल ऊपर जाएगा फ्राइडे को ज़बरदस्त गिरने के लिए। इंडिया विक्स को भी बढ़ना है। हाँ यार, इंडिया विक्स बढ़े यार, मैं बोलूँ मार्केट ऊपर जाए उसमें उतनी दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स क्यों नीचे जा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। ये दोनों थम गए थोड़े से ना रैली के बाद। भरत कुमार एस, है भाई, बॉट 22,000 सी स्ट्रेट 42 फॉर मोर हेजिंग, प्लानिंग टू क्लोज ऑन गैप अप एंड शिफ्ट टू मंथली एक्सपायरी। अच्छा प्लान है भाई, टाइम जितना हाथ में रहे उतना अच्छा। अरे क्या गेम खेली है, कोई गेम ही नहीं, नॉर्मल है सब। सर सब पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब पिला जाएगा जल्दी रिटेलर्स को। अब ये तो यार एफ आई डिसाइड करेंगे। जिस दिन निफ्टी 22,500 से 21,900 गिरा था, ऐसा सच कोई ट्रिगर नहीं था, बास्केट सेलिंग थी, तो एफ आई जो डिसाइड करेंगे वो होगा, देखेंगे। कुछ कैंडल तो बन रही है भाई इसमें इंटरेस्टिंग सी। 1 मिनट पे देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग टाइप्स। ये तो जब तक 5174 ये नहीं तोड़े ना, एटलीस्ट बॉक्स के नीचे, तब तक तो बियरिश तो भूल जाओ। मोमेंटम है, इसको और उल्टा बढ़ाने की ही ट्राई कर रहे हैं। बड़ा दुख है सर, सी लिया तो, पर सिर्फ एक लॉट।
यार मैं क्या बोलूँ, अप्रैल में भी रैली लग रही क्या सर? यार मुझे तो, मैं आपको बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मार्केट इलेक्शंस तक दोनों तरफ ही बड़े मूव देगा ना। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग फोकस करो, ऊपर नीचे जो भी है, बट एक डिप दे मार्केट इलेक्शंस के पहले तो अच्छा रहेगा। कल देखेंगे है ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला ट्रिगर है क्या करता है वो मार्केट पे। अभी पोल रिजल्ट देखें तो लगभग 160 वोट्स हैं और एकदम बराबर है यार। मतलब क्या सेक्युलरिज्म देखो यहाँ पे, गैप अप एंड रैली 42%, गैप अप एंड सेलिंग 40%, है ना। तो बुल और बियर लगभग बराबर हैं, बुल थोड़े से ज़्यादा हैं 42%। अपना गिफ्ट निफ्टी कितना है? 22,046। ये कोई बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। अगर हम ये देखें ना, ये जब हमने शुरू किया था FOMC, ये 5180 1% तक लगभग बढ़ चुका है। S&P 1%। ये था निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी तब 21,960-70 था, है ना। तो ये सिर्फ आधा परसेंट बढ़ा है बेसिकली, आधे आधे से भी कम। तो ये 1% बढ़ गया, या आधे से भी कम। अब ये तो कल मार्केट डिसाइड करेगा कि ये अंडरलाइंग वीकनेस है या गैप अप के बाद कुछ डिप आए तो वो अपॉर्चुनिटी है। तो कल मार्केट बताएगा। सेक्युलर वियर, प्रसन्नजीत भाई बोल रहे हैं मैक्स टू मैक्स 1 डे रैली एंड देन फॉल। देखते हैं। जसवंत भाई कैश में बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। भैया अच्छे ट्रेडर हो भाई जसवंत भाई, है ना, कभी कैश में बैठना चाहिए। प्रवीण वैद्य 21,950 होल्ड करें क्या सर? भाई आप अपना डिसाइड करो, लेकिन मेरे पास जो कॉल्स हैं कल गैप अप पे 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मेरा पुट का कॉस्ट कवर हो जाए, जो भी हो जाए मैं निकल लूँगा हाथ जोड़ के। ठीक है। निफ्टी के अपने हैवी ब्रेकडाउन्स हुए हैं, तो मैं ये अज्यूम करना कि यूएस रैली करना, तो हम भी गैप अप के बाद भी रैली करेंगे। थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, कॉल में प्रॉफिट मिला है, छोड़ने का नहीं है ना। और बेच बाच के कुछ थोड़े से दूर के लिए स्ट्राइक में शिफ्ट कर लूँगा, सस्ते हैजेस। विप्रो तो कल भागेगा क्योंकि यूएस मार्केट ऊपर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ट्रिगर कर सकता है फ्राइडे को। हाँ यार, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जो भी है, मतलब बिग प्लेयर्स को पता रहेगा क्या होना है। तो अगर कल मार्केट प्रेशर में रहता है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कॉल साइड पे। Aryan Malhotra, looking at the way gold is going up, rate cut will happen on some banking collapse or economic problems, because the way gold is going up is not normal. 2300 will come before elections. बस भाई इतना हो जाए ना, 20,300 अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन के पहले एक बार गैप फिल हो जाए। गोल्ड की आपने बात की, अपन गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। देखो यार, इसमें बड़ी कैंडल बन रही है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी होने वाला है यार, है ना। 5200 के आसपास ही इसका बन भी रहा था ना लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे टारगेट। क्या बोल रहे थे अपन? गोल्ड, गोल्ड जिस तरह से
अरे वो तो प्रॉपर स्टूडियो स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा यार, ये सब कच कच मच मच। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि इस तरह की कैंडल बड़ी जो बन रही है ना, ये बनी थी अक्टूबर 23 में भी, 9 अक्टूबर है ना, और अक्टूबर लास्ट 2 हफ्ते पियरिश रहे थे, है ना। तो मार्च का आखिरी हफ्ता क्रिटिकल है, जो आर्यन भाई का पॉइंट है कि गोल्ड जिस तरह से भाग रहा है, रेट कट होना ही चाहिए, है ना। और वो कोई बैंकिंग क्राइसिस वगैरह पे हो सकते हैं, कुछ तो ट्रिगर चाहिए भाई, है ना। इस तरह का पैराबोलिक मूव कोविड क्रैश के पहले आया था, है ना। ये मैं इसलिए मेजर कर रहा था भाई एग्जैक्टली कितना आया था, यहाँ से लेके तक 22%, 15 दिन में 22%, 15 सेशन में, 15 वीक्स में। यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है यार लगभग, थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़्यादा है, 20-22%, 20-21%, यहाँ पे भी उतना ही निकल के आ रहा है। फियर एंड ग्रीड देखता हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करता। कल सबसे पहले तो नंगे बियर निपटेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो भी कॉल लेके गए हैं, 21,800, 21,900, 22,000, कल की एक्सपायरी वाला, वो तो ओपन ही गैप अप 3-4 गुना हो गए। गैप अप हार्डली 80 to 100 पॉइंट दिखा रहा, वही यार, कोई बड़ा गैप अप तो नहीं दिखा रहा है ना अपना गिफ्ट निफ्टी, कोई बड़ा गैप अप नहीं दिखा रहा। यूएस की अब ये देखो रैली, इसको देखना ज़रा, एस&पी को 5 मिनट पे देखो आप, ये रैली आई है 5170 से 5225, 50.1%, उसके अगेंस्ट में अब इसको देखो, है ना। ये यहाँ कहीं से 21,955 से 100 पॉइंट, मतलब नॉट इवन आधा परसेंट, और वो 1% है ना एस&पी। तो भाई साहब ये सीन है, क्लोजिंग होते होते ये चोट ना कर दे। वैसे तो अच्छी बुलिश कैंडल ही है। मेरे ख्याल से कल हमको लोकल ट्रिगर पे फोकस करना चाहिए, है ना, कि वो इतना बड़ा ट्रिगर है सुप्रीम कोर्ट वाला। एसबीआई का गेम पता चला अभी, मेरे प्लीज चेक मार्च 21, 27, 23 चार्ट फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। मजा आएगा अब ईयर्स को, क्या बात कर रहा हूँ इतना। मार्च का पिछले 5-6 साल का डेट वाइज एनालिसिस कर दिया भाई, एकदम डीप एनालिसिस में घुसा हुआ। चलो देख लेते हैं यार, बोला है तो। एच डी वी वन डे कैंडल प्रॉपर रिजेक्शन पे आ रहा है, आज नजरेक रैली पर भी वहीं से रिजेक्शन आ रहा है। दिस रैली इज नॉट सस्टेनेबल, काफ़ी लोग बोल रहे हैं दिस रैली इज नॉट सस्टेनेबल। इससे अपन ये देख लेते हैं पहले 21, 22, 23 मार्च, हर साल मार्च में भाई बहुत डीपली गया भाई। हम्म सुन मेरे सफर,
ये देख लेते हैं अपन, कल है चलते, लग नहीं रहा है माइल्ड सा गैप अप। हाँ यार, होम टैप भाई, यही मेरे को थोड़ा सा तकलीफ है, एटलीस्ट कॉल साइड बढ़ जाता। Karandeep Oberoi, Vivek bhai, what could be the reason for such huge intraday spikes in zero DIT? I can still understand in Sensex, Bank X, mid cap, but the kind of spikes in Bank Nifty, Nifty are brutal. Karandeep भाई, ये एकदम नॉर्मल है, इलेक्शंस आ रहे हैं क्योंकि, है ना, तो जीरो रेट मतलब उसी दिन एक्सपायर होने वाले हैं ना, जैसे जैसे फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी थी तो वो जीरो रेट, और बैंक निफ्टी की आज थी, कल निफ्टी के जीरो रेट ऑप्शंस रहेंगे। तो इनमें स्पाइक बड़े बड़े रहेंगे ही क्योंकि इलेक्शंस आने हैं, और दूसरा विक्स भी लो है, विक्स लो है तो ऑप्शन थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, और विक्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, 2-3-5% तो रोज़ ही कर रहा है ना, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये तो आप इसकी आदत डाल लो है ना, इलेक्शंस तक ऐसे, मतलब यहाँ से अपन मई तक का पकड़ें तो ऐसे कम से कम 8-10 ट्रेडिंग सेशन तो मिल ही जाएंगे, जिसमें इंट्राडे में उस दिन जो भी एक्सपायरी है वो ऑप्शंस 20 गुना, 40 गुना टाइप्स, 50 गुना हो रहे हैं, ऐसे 8-10 सेशन तो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत पोर्टफोलियो चर्निंग होगी अब। लेकिन पता नहीं, ये इंडिया विक्स सबसे पहले इंडिकेशन देना चाहिए उसका, वो अभी तक दे नहीं रहा। इंडिया विक्स एकदम शांत है ना, तो ये है भाई। सब लोग बोल रहे हैं मैं पतला हो गया हूँ भाई पतला यार, ऐसे क्या यार, ऐसे मेरे को मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, क्या पतला हो गया हूँ, कहाँ से पतला लग रहा हूँ यार। टी शर्ट उतार के दिखाऊं क्या? टी शर्ट उतार के दिखाऊं? कितने लोग देखना चाहते हो? आज मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, न्यूडिटी तो है नहीं, है ना, तुम तो लौंडे हैं। टी शर्ट उतारूं क्या, एक पोल करें? सही में यार, मतलब मेरे को इतने लोग बोल रहे हैं पतला हो गया हूँ, मैं अपने आप को एकदम ऐसा स्ट्रांग सा फील कर रहा हूँ। टी शर्ट उतारूं क्या, करूं वैसे भी अभी तो लौंडे लौंडे ही बच्चे हैं सब, 200 लोग हैं। स्पाइस इज गुड। चलो भैया, मुझे तो लगता है भैया मेरी एकदम टनाटन बॉडी है ना। नो एडल्ट कंटेंट ये तो सही बात है यार, क्या पता कोई बच्चे लोग देख रहे हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सही तो है यार, मतलब ऐसा क्या है यार, आज बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं यार, तो मेरे को मेरे पर डाउट होने लगा, क्या पतला हो गया हूँ क्या? भाई कौन से एंगल से पतला लग रहा हूँ यार, फिट फाट तो लग रहा हूँ मेरा, या मेरे कैमरे में मुझे ही लग रहा हूँ? सही है यार, क्यों डरा रहे हो यार, सही तो है। सब सही है भाई, दिमाग सही चल रहा है, मतलब सब फिट फाट है। नहीं सर, नंगा नहीं, ओनली यार सब लोग बोल रहे हैं बहुत पतला हो गया हूँ यार, हद हो गई यार, हद हो गई यार, सब लोग बोल रहे हैं यार। एक काम करता हूँ, अपन 2020 वाली जो बनियान हुआ करती थी ना उसमें आता हूँ, ठीक है, फिर बताना। मुझे तो लगता है आप तारीफ करोगे मेरे को, मेरा श्रेडेड लुक है ना, श्रेडेड मतलब टी शर्ट के ऊपर लगता है कि नहीं है लेकिन अंदर है आज तो नंगा करवा के ही रहोगे आप लोग, है ना, पतला पतला बोल के। सब लोग बोल रहे हो पतले हो गए हैं। वैसे भी सोने जा रहा हूँ यार, है ना, बनियान में आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डाउट भी क्रिएट कर दिया। बाकी तो अब मिलेंगे यार 9 बजे सुबह, देखेंगे कितना गैप अप ओपन होता है मार्केट, बट प्लान थोड़ा सा सिंपल ही हो गया यार। देखो मरा जा रहा है यार, निफ्टी वापस वहीं, लग नहीं रहा यार गैप अप टिकेगा, और गैप अप बड़ा होगा ऐसा लग नहीं रहा है। ये 10 पॉइंट और नीचे आ गया तो गया ही। अरे यार कितना, क्या बोल रहे हो यार, खाना नहीं खाते क्या यार,
हद कर दी यार। अब तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। रुको भाई, बनियान में आता हूँ, फिर मेरे को बताना कि सही में पतला हो गया क्या। लेफ्ट हैंड के ट्राइसेप्स दिख रहे हैं। हाँ तो भाई अच्छी बात है यार, अगर ट्राइसेप दिख रहे हैं तो राइट हैंड के भी दिख जाएंगे यार। सही है यार। कहाँ मतलब मस्त डोले यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मेरे को जबरदस्ती। वैसे डोले मोले तो अपने आप ही बन जाते हैं, मैं लटकता मटकता रहता हूँ तो। चलो मैं सोने वाले मूड में आता हूँ, थोड़ा सा अंग प्रदर्शन करके आप बताना मुझे। सोम पाटिल, जोक्स अपार्ट, आपकी पुरानी फोटोज देखे मैंने। बाय गॉड क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन, यंग हो गए हो फॉर रियल। मेरा चलता रहता भाई ऊपर नीचे। चलो भाई मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक और कॉफ़ी लाता हूँ, है ना, और अपने स्लीपिंग वाले मोड में आता हूँ। लेकिन यार सब लोग पतला पतला मत बोलो यार, स्ट्रांग बोलो, स्ट्रांग। ठीक भाई, एक कॉफ़ी लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट देना। स्मार्ट लग रहे देखो यार। अब मूंगा अग्रवाल, अरे मैडम ने बोल दिया स्मार्ट मतलब स्मार्ट। तुम लड़कों को पहचान नहीं है तुमको, तुमको चाहिए तोन दो यार, ये गलत बात है यार। देखो लड़कियां पहचानती हैं सही। आया भाई 2 मिनट। हाँ वापस हो गया मार्केट ऊपर। भी हैं ऑलमोस्ट 200 लोग। 200 लोग अभी भी हुए हैं। जब लोग भाई, अब बताओ भाई कैसा लग रही हूँ, कैसा लग रही हूँ। कल तो भाई ये नहीं बढ़ रहा यार, लेकिन ये बड़े सर भैया
डू आई लुक वीक, डू आई लुक वीक, डू आई लुक पतला? भाई सब मसल बची है, फैट मैट सब गया है ना। मुझे तो मैं अच्छा लग रहा हूँ यार। कहाँ रात को मजे ले रहे हो सोने जा रहा हूँ मैं तो, बस ऐसे ही जा रहा हूँ सोने। मजे आप लोग ले रहे हो यार। डू यू थिंक इट विल बी मोर फेवरेबल फॉर लॉन्ग वॉल्यूम इंट्राडे स्ट्रेटजीज rather than short volume straddle strangle since risk reward and date spread are so lucrative? भाई ये इंडिया विक्स जब तक नीचे है ना तब तक तो ल्यूक्रेटिव लग रहा है, लेकिन कभी भी इंडिया विक्स किसी भी दिन 10-20% भाग सकता है ना। प्रवीण वैद्य, मस्त लग रहा हूँ। हाँ यार थोड़ी तारीफ करो यार, बढ़िया लग रहे हो ये भाई। शाहरुख खान फील शेडेड बॉडी होती है यार, शेडेड वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैट वैट सब गायब है ना, और अच्छा लगता है ऐसे, ऐसे ही होना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मेरी बॉडी में, मेरे बैक और लेग्स, ये दोनों। और लेग्स तो मेरा इनफेक्ट फेवरेट वर्कआउट है। इस पे मैं नहीं करता था आर्म्स वार्म्स, वो सब मेरे को बोरिंग लगता है। ये तो ऐसे ही लटकने वटकने से जितने बन गए बन गए। सोया जाए यार मैं, क्या बोलते भाई लोग? अरे 2020 में देखा नहीं भाई तुमने, मैं ऐसे ही आता था लाइव, ऐसे ही लाइव करता था मैं। और अब तो गर्मी आ गई तो अब ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, जॉन इब्राहिम 100 किलो कैटेगरी में है ना, मैं 70-80 के कहीं आ जाऊंगा। बच्ची बढ़िया भाई, एकदम टनाटन। भाई भी ऑप्शन के चार्ट भी ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। ऑप्शन के चार्ट आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर, है ना। इसलिए भी अब स्टॉक्स में सबको बोल रहा था निफ्टी टाइप की आपने, ये देखो ये आ गया। अब आज अपन बात करते हैं 21,800 कॉल की, चार्ट देख लो आप। ये पूरे दिन इसी रेंज में रहा है ना, 100 मतलब 90-100 के आसपास सबको मिल गया। अब कल ये 200-250 तो कहीं नहीं है, मतलब डबल तो ओपन हो ही जाएगा गैप अप पे, है ना। और दूसरे 22,000 का कॉल देखें, है ना, 22,000 का कॉल सही पड़ेगा। 22,000 का कॉल निफ्टी 22,000 कॉल, ये एक अच्छी चीज़ कर दी यार ट्रेडिंग में। 22,000 का कॉल 20 के आसपास ही चला है ना, 2022। तो कल ये जो दिखा रहा है 22,042, है ना, अगर निफ्टी 20,000 टच कर देता है या ओपन होता है तो ये कॉल होगा कम से कम 60-70 तो मान लो, है ना। मतलब 3 टाइम्स तो हुई, वो गैप अप ओपन नहीं होगा। और मार्केट ने अगर रैली की उसके बाद तो ये और ऊपर भागेगा। हाँ देख, कुछ करना पड़ेगा माइक। अंकित अग्रवाल, ये फैट फ्री बॉडी बनाना ज़्यादा मुश्किल है। करेक्ट भाई, यही तो मुश्किल काम है, आपको पता ही है मुझे मुश्किल काम पसंद है। थोड़ा बहुत फैट तो होना चाहिए, उतना ही है बस। अच्छा लगता है, लाइट वेट लगता है, स्ट्रांग फील होता है, मस्त मूड रहता है। अरे करके देखो आप, मेरे बोलने से क्या, करके देखो। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज होती है कोर की, कोर और लेग्स, बाकी सब अपने आप हो जाता है। नेचुरली मेरी बॉडी में कॉलर बोन्स अच्छे हैं, मतलब ये इस पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। कॉलर बोन्स पे अपने आप ही मस्त है ना इसके,
ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं कॉलर बोन्स। अब मुझे बताओ भाई, ये मसल से भैया कौन से एंगल से? मैं बहुत सारे काम ऐसे कर लेता हूँ जिम में बड़े बड़े वेट लिफ्टर नहीं कर पाते हैं, तो ये फैट नहीं दिखता तो ऐसा लग रहा होगा, बट भाई अपन बहुत तगड़ा उड़ा है, एकदम तगड़ा। चलो यार, कल देखेंगे मार्केट में जो भी होगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यही है कि निफ्टी ये बढ़ नहीं रहा है ना, बट कल तक सुबह तक क्या सिचुएशन होती है देखेंगे। ये जापान वापान तो अच्छे बढ़ गए, बढ़िया है। जो भी है देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ डंडे पड़े हैं, कुछ जो भी हो, अपने को इंट्राडे में जिगजैग मिले। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, जो भी होगा मज़ा आएगा। हाँ यार, 21 22 23 का एक भाई ने बताया था, देख लेते हैं यार 21 22 23 क्या सीन है यार। निफ्टी का ऐसा क्या होता है, कौन सी आग लग जाती है भाई 21 22 23 1 डे 21 22 23 2023 मार्च। ये हाँ यार, 21 22 23 गिरा है, सही बोल रहा है यार। 21 17,127 से गिर के 16,917, 200 पॉइंट गिरा था ना, 1% ज़्यादा। इतना वीकली में तो सही है, इतना मूव आ जाए तो। 2022 मार्च, किस 22 23, हाँ यार 23 को गिरा था भाई। इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है यार, जितना ये भी सही बोल रहे हैं यार, इधर भी गिरा था मार्च 24 24 25 26। ये तो कोविड वाला था यार, 23 को ही बड़ा क्रैश आया था। 23 को इसने शायद लोअर सर्किट लगाए थे, हाँ 7,583। ठीक है यार, ऐसे डेट वाइज देखने का वो नहीं है, तब दुनिया अलग थी, माहौल अलग था। ऐसे तो कोई नहीं, कोइंसिडेंस होगा बस। भाई 10 साल में बस 3 बार रैली की मार्च में, एंड मार्च में मिनिमम 5% मूव आता है। देखो एक्सपायरी वीक बड़ा तो होना चाहिए मार्च का, है ना, ये तो है, एक्सपायरी वीक बड़ा होना चाहिए मार्च का। लोकल ट्रिगर्स है हमारे पास, और दूसरा मुझे लग रहा है S&P आज और कल में अपना कर देगा ऊपर का काम, है ना। ये हर तरीके से स्ट्रेच्ड है, ये भी वीकली पर देखे तो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है ना, तो 1-2 दिन में मेरे ख्याल से इसका भी हो जाएगा, है ना। ओवरली पे वापस वहीं आ गया है जहाँ से ये, या तो इसका रैली रुक जाती है या रिवर्स आता है ना। जैसे ये यहाँ पे, है ना, और पीछे देखो यहाँ पे तो गैप डाउन ही हो गया था। तो आज थर्सडे रहेगा, थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन है। मंडे से मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स रिवर्स कर जाएंगे, बट उसके पहले कॉल्स दे दें यार, जितना थर्सडे फ्राइडे अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, क्लोज किया जाए, है ना, सोते हैं यार। पक्का पक्का क्यों जाएगा भाई 21,700 के नीचे वो तो कुछ बड़ा ट्रिगर निकल के आया सुप्रीम कोर्ट से तो ही जा सकता है, ग्लोबली तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। 21 ऑफ एवरी मंथ की इंडियन मार्केट में थ्योरी है कि मार्केट उस दिन यूजुअली नेगेटिव होता है, अगर सैटरडे संडे आए उसके पहले दिन। मैंने कभी फॉलो नहीं किया, बट ऐसे यूजुअली देखने को मिलता है। कल ही हिस्ट्री बदल सकती है भाई।
हाँ भाई, कल तो मतलब नेक्स्ट वीक तो हॉलीडेज है, 2 हॉलीडेज है। मंडे छुट्टी, अच्छा लॉन्ग वीकेंड, और फ्राइडे है ना। होली होली मनाएंगे यार। चलो भाई, अभी भी 2 बजे भी 150 लोग लाइव हो यार, गजब हो यार। चलो यार, गुड नाइट, सोते हैं। कल मिलते हैं 9 बजे मेंबर्स कम्युनिटी पोस्ट में। गुड नाइट।